हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्जाम पॉइंट पे। आज हम लोग चैप्टर है हमारा 6 नंबर और जीवन की क्रियाएं। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इससे इम्पोर्टेंट जो भी अति लघु उत्तरी पूछे गए हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। चलो, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु किस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके अंदर क्लोरोफॉर्म होना चाहिए। सूर्य की रोशनी को संरक्षित कौन करेगा, ठीक है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का संरक्षण कौन करेगा, तो ऊष्मा संरक्षण का काम कौन करेगा, हरित लवक, जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में क्या होगा, नंबर 1 पे क्या मिल गया हमको, पर्णहरिम। ये एक वर्णक है, वर्णी, अवर्णी और क्लोरोफॉर्म के बारे में मैंने आपको हरित लवक के बारे में ऑलरेडी पहले बताया है। वर्णी लवक कौन है और अवर्णी लवक कौन है। फिर है कि ये सौर प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को, इनसे भोज्य पदार्थ का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं और इनसे बनाते हैं ग्लूकोज, जो कि पेड़ के लिए आवश्यक होता है, जीवों के लिए आवश्यक होता है। ये वो ग्लूकोज बन गया। इसके बाद एक और प्रोसेस होता है जिसमें इस ग्लूकोज के साथ में ग्लाइकोजन प्रक्रिया की जाती है। वो भी आपसे क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा पूछा जाता है। अगर आगे है तो मैं बताऊंगा, अगर इसमें नहीं मिलता है तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरा ग्लूकोज जो है, पूरा जो प्रोटीन होता है, उसे पूर्ण रूप से तोड़ कर ग्लूकोज को छोटे छोटे हिस्सों में ऊर्जा में परिवर्तित करना या ऊर्जा प्राप्त करना उनसे, उस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। अगर पूछा जाता है तो बताना है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को एक साथ लेंगे। सौर के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। यहाँ पर हमारा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस वाटर निकलेगा और प्लस का प्लस मेरे भाई ये ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। पेड़ लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, हमको देता क्या है, ऑक्सीजन। दिस इज द यूनिक प्रोसेस, याद रखना, है बड़ा ही बेहतरीन प्रोसेस है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। सिंपल सी बात है, परजीवी की बात हो रही है। परजीवी कोई दूसरा जीवित व्यक्ति हो या दूसरा जीवित जंतु हो या दूसरा जीवित पादप हो, उससे अपना प्राप्त करेंगे मेरे भाई। सिंपल सी बात है, भोजन। जैसे मैंने कहा, अगर अमरबेल को तुमने देख लो, अमरबेल सबने सुना होगा, हेट्रोट्रोपिक होता है वो। अमरबेल को आप किसी पेड़ पर डाल देते हैं तो उस पेड़ से वो अपना पालन पोषण कर करके बढ़ता रहता है, मतलब डिपेंड्स ऑन अनदर, किसी दूसरे पर आश्रित। तो ये किसी दूसरे पादप पर या दूसरे जंतु पर आश्रित होता है। जुएं जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हमसे अपना भोजन ले रहे होते हैं, बालों में चिपक करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने आपसे यहाँ पे अगर बात कहूँ कि जीवित क्यों लिखा है, अगर जीवित की जगह वो मृत हो जाएगा तो ये परजीवी जो है ये मृत जीवी बन जाएंगे, ठीक है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि पैरासाइट्स जो हैं वो मृत जीवी जो हैं वो ऐसे होते हैं जो मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मरने के बाद, ठीक है। सड़ने गलने में नहीं बोलते, कीड़े पड़ जाना बॉडी में, तो वो सारे मृत जीवी हैं। चलो नेक्स्ट में जरा आ जाते हैं अगले पे। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण किस प्रकार किया जाता है। देखो, इसमें बड़ा सरल बात है। कूटपाद की सहायता से अपना भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं। कूटपाद मतलब क्या है कि इनकी बॉडी में एक अनियमित संरचना है। जैसे कि मान लो ये एक अमीबा है, यहाँ पर कोई भोजन है, ये कूटपाद का मतलब है कि ये इस चीज़ को ऐसे करके इसको चारों ओर अपना घेरा बना लेगा ऐसे, फिर इसको धीरे धीरे क्या करेगा, सेल्स इसके क्या करेंगे, इसको खा जाएंगे। तो कूटपाद का मतलब एक अनियमित, बोल सकते हैं घेरा बना लेना, भोजन के साइड में घेरा जो बना लेता है अस्थाई संरचना की वजह से, उसे को हम लोग कूटपाद बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, ये बातें कोई बताता नहीं, जो मैं आपको स्पेशली अलग से बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन आंसर ही होता है टारगेट लोगों का, मैंने जिनको भी देखा है अभी तक। तो मैं आपको रिलेटेड चीज़ें जो हमें पता लगती हैं कि बताने लायक हैं तो बता देता हूँ। ये कूटपाद हो गया। अंतःकोशिकीय पाचन से क्या तात्पर्य है, तो जितने एक कोश के जीव हैं उनके अंदर जो खाद्य पाचन प्रक्रिया होती है खाद्य रिक्तिकाओं द्वारा, उसे हम अंतःपाचन प्रक्रिया कहते हैं। तो एक कोश की जंतुओं में जो भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्तिकाओं में, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। सरल है ये, तो याद हो जाएगा। जठर ग्रंथियां किस भाग में पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियां जो हैं वो स्टमक यानी आमाशय में पाई जाती हैं। अब थोड़ी सी बात जठर ग्रंथियों पे कर लेते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन बनता है इनसे।
मजाक वाली बात नहीं, बनता ही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम लोग बात करने वाले हैं जठर ग्रंथियों की। तो जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं इनका काम क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। जठर ग्रंथियों का काम क्या है? एक तो पहली बात ये आमाशय में पाई जाती हैं और आमाशय की जो दीवार होती है, आमाशय की जो साइड्स है जिसे हम दीवार बोलेंगे यहाँ पे, आमाशय की दीवार में उपस्थित होगी। और ये क्या करती है, ये HCl का रिसाव करती है, HCl का स्राव करती है। अब ये HCl का स्राव क्यों करती है? HCl का स्राव करने से जो हम लोग भोजन खाते हैं उस भोजन के अंदर कुछ बहुत ही हानिकारक कीटाणु भी होंगे, हानिकारक जीवाणु भी होते हैं, हानिकारक जीवाणु। इस HCl में अम्लीयता बढ़ने से वो सारे के सारे मर जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये क्या करती है, जठर ग्रंथियां हमारे आहार नाल में आमाशय की दीवार में उपस्थित हैं, ये HCl का रिसाव करती हैं, जिससे भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी भी नहीं आ रही तो फिर आएगी भी नहीं। चलो नेक्स्ट वन जल्दी से देख लो। पूछ रहा है कि पाचन के पश्चात प्रोटीन्स में क्या बनता है। पाचन होता है जब तुम्हारा, तो प्रोटीन्स क्या करता है, एमिनो एसिड बनाता है। एमिनो एसिड क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये वाली डेफिनेशन हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा अटपटी लगे, कह रहे ये क्या बोल दिया, ऐसा तो कहीं नहीं हमने पढ़ा। एमिनो एसिड की डेफिनेशन बिल्कुल सरल लैंग्वेज में अगर आप इस हिसाब से देखें, समझना, एमिनो एसिड अलग से देखो तो कुछ भी नहीं है। जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करने से जो बन रहा है यही अमीनो एसिड है। प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े ही अमीनो एसिड का काम करते हैं इसमें। अब ये होता बनता क्यों, इसका रीजन है ना ये कि प्रोटीन का आकार होता है बड़ा और कोशिका इसका उपयोग डायरेक्ट नहीं कर पाती है। तो कोशिका जब इसे डायरेक्ट नहीं कर सकती है इसका उपयोग, तो पाचन तंत्र से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर उसको कोशिका क्या करती है, बाकी का काम आपको पता ही है, आगे का मैंने आपको इसके पिछले चैप्टर में सब कुछ पढ़ा रखा है। तो बाकी का कार्य कोशिका इसमें अपना पूर्ण करती है। ऊर्जा निकालने वाला काम फिर कोशिका का है, वो सब कर लेती है। देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट अगर हम बात करें, प्रोटीन आकार में बड़ा होता है, और आकार में अगर प्रोटीन बड़ा है मेरे भाई, तो फिर प्रोटीन बड़ा होने के कारण कोशिका इसको डायरेक्ट प्रयोग में नहीं ले पाती है। तो वो क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में पाचन तंत्र क्या करता है, तोड़ देता है, जिसे हम लोग एमिनो अम्ल या एसिड के नाम से जानते हैं। एमिनो एसिड वही एमिनो अम्ल, ठीक, हिंदी में। तो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या बनाएगा, एमिनो एसिड बनाएगा। याद रखना इस बात को। अगला आपसे पूछा गया है कि रसांकुर आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है, इसका क्या काम होता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है, क्षुद्रांत, और पता नहीं चलता ये क्या है। छोटी आंत है, क्या है, छोटी आंत। तो जो रसांकुर होता है वो छोटी आंत में पाया जाता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके अवशोषण में सहायता करता है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। छोटी आंत में से क्षुद्रांत वाला थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता था। प्रोटीन पाचक 2 एंजाइम के नाम बताइए। पेप्टिन हो गया, ट्रिप्सिन, क्राइम और ट्रिप्सिन। ये देखो ये सारे नाम हैं, इनको याद ही करना है और कुछ भी जुगाड़ इनकी नहीं है, कोई भी 2 याद कर लेना, आपके काम आ जाएंगे। ATP का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहले बता चुका हूँ जब आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, याद करो, ऊर्जा का पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मैंने आपको उसमें ATP किस तरीके से ऊर्जा मुक्त करता है, श्वसन प्रक्रिया के बाद जब, ठीक है, जब ऑक्सीजन विखंडन होता है, तो मैंने आपको वहाँ ये सारी चीज़ें बताई हैं। आगे अगर हम बात करें मत्स्य तथा सरीसृप में श्वसन अंग, देखो मत्स्य यानी मछली गलफड़े से सांस लेती है, क्लोम गिल से, और सरीसृप के पास फेफड़े हैं तो लंग से सांस लेता है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकी श्वसन कोशिका को किस अंग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, यहीं से ऊर्जा मुक्त होती है, ऑक्सीजन विखंडन, सब कुछ आपको बताया। ये जो चीज़ें पहले बता चुका हूँ वो दोबारा से इतना समय नहीं लेना है। पूछ रहा है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। पहले तो ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको बताया था। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि जो कोशिका है, ये ध्यान से सुनना, जो कोशिका होती है हम लोगों का सेल, तो इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या लिखा मैंने, कोशिका के कोशिका द्रव्य में यह प्रक्रिया पूरी की जाती है ग्लाइकोलाइसिस वाली। कहाँ पे पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती कहाँ है, आप बोलोगे कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसमें यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। होता क्या है इसमें भैया, जो ग्लूकोज होता है,
तो एक बड़ा अमाउंट। अब इसको क्या करना, ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा को बनाना, ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा को निर्माण करना, ऊर्जा प्राप्त करना, ये सब बोल सकते हो। और ये सब बनता है, उसके बाद में जो बचता है ग्लूकोज लास्ट में, उसे हम बोलते हैं पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल। तो लास्ट में जो बचता है मेरे भाई ग्लाइकोलिसिस से, वो बचता है पायरुविक अम्ल। दिस इज माय आंसर। ये सब लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, सिर्फ दिस इज आंसर माई। पायरुविक अम्ल इज माई वन एंड ओनली आंसर। मैंने ज़्यादा ही कुछ बर्बाद कर दिया है इसे। चलो देख लो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पायरुविक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है। बाकी एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, NADH होता है, 2 नहीं होता है NADH। तो ये अलग की बातें हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। अगले नंबर पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्लूकोज के अनाक्सी श्वसन से बनने वाले रसायन का नाम लिखिए। एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी C2H5OH एंड CO2, ये अनाक्सी श्वसन से होते हैं, ठीक है। एटीपी के 2 कार्य आपसे पूछे गए, बता दो। बहुत सारे काम है मेरे भाई इसके, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन, तंत्रिका तंत्र संवहन, तंत्रिका संवहन और गति। ये सारी एटीपी जो है वो शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं में ऊर्जा प्रदान करती है। मैं ऊर्जा का मतलब जिन जिन चीज़ों में ऊर्जा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। श्रावण हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका अवशोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, संश्लेषण है, संवहन है, गति है, तंत्रिका संवहन। आपसे कोई 2 पूछे गए, कोई 2 इनमें से आपको बता देने हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अवशोषण और उत्सर्जन या संश्लेषण, ये 3 में से ज़्यादा बेस्ट हो। गति करने में ऊर्जा चाहिए होती है, कुछ ऐसे लिख लोगे क्वेश्चन। मनुष्य तथा केंचुए में किस प्रकार के रक्त परिसंचरण पाया जाता है? ये पाया जाता है मेरे भाई बंद प्रकार का, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है किसमें? केंचुए में और मनुष्य में। इस बात को याद रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसमें ये केंचुआ जो होता है ये स्पेशली आपको मेरे भाई बताया जाता है, स्पेशल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में पाया जाता है ये बात ठीक, लेकिन केंचुआ आपसे एग्जाम्पल में जरूर पूछा जाता है। पल्मोनरी धमनी की बात हो रही है, यहाँ पे धमनी लिखा है। पल्मोनरी सिरा की भी बात हो सकती है, फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस सिरा, हिंदी में फुफ्फुस बोलते हैं इसे, तो ठीक है। तो अगर हम बात करें फुफ्फुस धमनी की, ध्यान से सुनना, फुफ्फुस धमनी जो होती है ये अशुद्ध रक्त इसमें बहता है। क्या करता है इसमें? अशुद्ध रक्त बहता है। ये किसकी बात हो रही? फुफ्फुस धमनी की। तो अशुद्ध रक्त का मतलब मेरे भाई क्या हो गया कि जो फुफ्फुस धमनी होती है ये एक ऐसी धमनी है। वैसे देखो, अगर मैं तुम्हें धमनी और सिरा की बात बताऊं, ये बात थोड़ा सा देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है आपके लिए, कि हमने कहा एक जगह हम लोग बात करेंगे धमनी की और एक जगह बात करेंगे सिरा का। देखना ध्यान से, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सिरा क्या करता है? जो सिरा होता है इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, और जो धमनी होती है ये शुद्ध रक्त लेके जाती है, शुद्ध रक्त का जो है वो क्या करती है? संवहन करती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा चीज़, ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी धमनी जो है ये एक एक्सेप्शन या फिर अपवाद बोल सकते हैं। ये ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, और ये अशुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ ले जाती है पता होना चाहिए। ये हृदय से अशुद्ध रक्त उठाती है, और हृदय वाला अशुद्ध रक्त जो है वो फेफड़े में ले जाती है ताकि ऑक्सीकृत हो जाए या ऑक्सीजन से भरपूर शुद्ध रक्त बन सके, ठीक है। उस रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। ऑक्सीजन भरा हुआ रक्त, ऑक्सीजन से पूर्ण रक्त को ही हम शुद्ध रक्त बोलते हैं, और कुछ शुद्ध अलग से नहीं होता है, छाना थोड़ी नहीं जाएगा। तो शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो उसमें, वो शुद्ध रक्त है। अगर हमने बात किया कि रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? विलियम हार्वे ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मैंने स्पेशल लगा दिया इसे। तरल संयोजी ऊतक के 2 प्रकार, रक्त और लसीका, ये याद रखना, याद ही रहेगा। पूछ रहा है धमनी और सिरा, सिवा क्या लिखा? धमनी और सिरा में रक्त प्रवाह एवं रंग के आधार पर अंतर लिखिए। तो देखो, धमनी में रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर, और सिराओं में अंगों से हृदय की ओर जाता है। यानी जो धमनी होती है, किसकी बात कर रहे हैं? धमनी की। धमनी क्या करता है? हमारे हार्ट से ब्लड को उठा करके सारे पार्ट्स में भेजता है, सारे पार्ट्स में। और जो सिरा होता है, जो सिरा, वो हमारे जो पार्ट्स का होता है ब्लड, वो वापस क्या करता है? हार्ट में लाता है। तो ये बात समझ गए? जो लिखा एक लाइन में समझ में आ गई बात। तो धमनी और सिरा में अंतर समझ गए। पूछा जाए धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है, तो धमनी में मैक्सिमम मेरे भाई शुद्ध ही रक्त होता है, क्योंकि हार्ट से ही जाता है, और जो बाकी बॉडी से आता है वो कभी कभी अशुद्ध रक्त होता है। तो सिरा जो है वो अशुद्ध रक्त का काम
करती है आने ले जाने का। ठीक है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, अगेन वो प्रोसेस एक चलता रहता है साइकिल वाला। धमनी का रक्त गुलाबी या चमकीला लाल और शिराओं का रक्त नीला लाल होता है। ये बातें आपको जो है याद रखनी है इस वाली बात को। ठीक है, मैं काट के थोड़ी दिखाऊंगा तुम्हें। किस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है? ये पल्मोनरी सिरा की बात है। वैसे सिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, मैंने भी समझाया। वैसे सिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये एक अपवाद भी बोल सकते हो इसे, कि जो पल्मोनरी या जो फुफ्फुस सिरा है, जो फुफ्फुस सिरा है, इसके अंदर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो रक्त है वो क्या होता है? शुद्ध होता है। अब ये रक्त शुद्ध क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऐसा सिरा होता है मेरे भाई, फुफ्फुस सिरा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फेफड़ों से हार्ट में जाता है ना रक्त, उसकी बात हो रही है। जब हम लोग हार्ट से गंदा वाला जो रक्त होता है हार्ट का, वो रक्त हम लोग फेफड़ों में लेके जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। वो लेके जाती है। कौन लेके जाता है? पल्मोनरी धमनी। अब मैंने कहा वो रक्त जब हृदय का जो गंदा रक्त था वो फेफड़ों में गया और फेफड़ों में जाके उसमें ऑक्सीजन मिली और वो साफ हो गया, अब वो शुद्ध हो गया है, तो उसे वापस लाने का काम कौन कर रहा है? फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी सिरा। सिरा वापस ला रहा है, धमनी लेके जा रही है। धमनी में अशुद्ध था और सिरा में शुद्ध था, जबकि असलियत क्या है कि जो भी सिरा होता है वो अशुद्ध रक्त लाता है और जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त लाती है। पूरी बात समझ में आ गई? कंप्लीट एकदम। पूछा गया है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90% जल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको याद रखना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बहुत ही सरल है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया है जिसमें जल तथा ऑक्सीजन तथा CO2 का अवकरण होता है। बड़ा ही जो है ये जो कठिन तरीके से लिखी गई है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। ये आपको लिखना है। ये मतलब थोड़ा कठिन है मेरे हिसाब से। पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण में पूर्ण होती है, ये आप लिख लेना। ठीक है, हरे पौधे किस वातावरण को शुद्ध करते हैं? बताओ जरा। तो जो हरे पौधे होते हैं वो कैसे वातावरण को शुद्ध करने के लिए होना चाहिए? कैसे वातावरण को शुद्ध करते हैं? कैसे? तो वो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इस प्रकार से ठीक है वातावरण को शुद्ध करते हैं। किस वातावरण का मतलब क्या होगा? है कुछ भी लिख रहे हैं लोग। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण से मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत बताइए। जल होता है, जो जल होता है ना H2O, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है, तो इसका जल से मुक्त होती है ऑक्सीजन। कहाँ से होती है? जल से। अगला आपसे पूछा गया कि तालाब में जहाँ जलीय पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, धूप में बुलबुले उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा पता क्यों होता है? पानी के अंदर जब पौधा होता है वो खाना अपना बनाता है, तो ऑक्सीजन जब रिलीज करता है तो हमें बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। तो जल के अंदर वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता है, इसलिए हमें वो बुलबुला दिखाई पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मुक्त होगी ना ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब उसकी निकलेगी तो जल के अंदर से ऑक्सीजन निकलने पे क्या होता है? बुलबुला निकलता है। तुम जल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे तब भी बुलबुला ही निकलेगा। अब आप इसमें एग्जाम्पल अपने मन से देख लीजिए कौन सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का विघटन होता है और O2 मुक्त होती है। किसने पता लगाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1940 में मेरे भाई हिल एंड स्कार्सब्रिक ने किया था। ये नाम याद रखने इनके, क्या नाम है? हिल एवं स्कार्सब्रिक। स्कार्सब्रिक, ठीक है, इसका रिस्ब्रिक। ठीक है, बोलने में दिक्कत होगी कुछ लोगों को, कोशिश करोगे हो जाएगा। पूछा जा रहा गैनांग पोटोमीटर। पोटोमीटर क्या करता है? पोटोमीटर नापता है आपकी ह्यूमिडिटी, वाष्पोत्सर्जन नापता है। ह्यूमिडिटी नहीं बोलते, ऐसे कुछ बोलते होंगे। वाष्पोत्सर्जन नापता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कितना उत्सर्जन हो रहा है वाष्प का। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना किस बात पर निर्भर करता है? ये इंपॉर्टेंट है, रक्षक कोशिकाओं की स्फीति और स्लत दशा पर। ये रट लेना बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं भैया कुछ तो तुम्हें रट ही लेनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसलिए क्योंकि इतना कठिन ढूंढ के वो देगा तुमको कि स्लत भूल गए होगे तुम, या तुम रक्षक कोशिका की स्फीत भूल गए होगे। तो इनको बिल्कुल दिमाग में छाप लो कि रंध्र जो होते हैं उनके खुलने और बंद होने का किस बात पर निर्भर करेगा? रक्षक कोशिकाओं की स्फीत और स्लत दशा पर।
बात खत्म। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार लिखिए। रंध्री होता है, उपत्वची होता है और वात रंध्री वाष्पोत्सर्जन होता है। ये 3 प्रकार का होता है, इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरसात के दिनों में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, क्यों? देखो, बरसात के दिनों में वायुमंडलीय आर्द्रता जो है वो बढ़ जाती है, और जब वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ जाती है तो वाष्पोत्सर्जन कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है इस समय। ठीक है, जाइलम के विभिन्न कोशिकाओं के नाम लिखिए। ये भैया आपको याद रख लेना। देखो, जाइलम का काम तुम्हें पता है, जाइलम का काम पता कर लोगे, फ्लोएम का काम पता कर लोगे, जाइलम फ्लोएम किस तरीके से वर्क करते हैं पता कर लोगे। इनकी कोशिकाओं के नाम में याद करने पड़ेंगे। जाइलम का निर्माण होता है वाहिकाओं से फॉलेम पेरेंसाइम, ये क्या लिखा है भैया, काष्ठ मृदु तक, जैसे बोलते हैं फॉलेम पेरेंसाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा इसको बोलेंगे, फॉलेम पेरेनकाइमा। ठीक है, साइमा पढ़ दिया मैं जज्बात में आके, देखो चाइमा नहीं पढ़ा। ठीक है, इंग्लिश का थोड़ा सा है अपना उनका कुछ। ठीक है, इसके बाद लिखा कास्ट रेशों की बात करते हैं तो जाइलम फाइबर्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं एक बार बता दो ऊपर करके। आप बोलोगे वाहिनिकाएँ पाई जाती हैं, वाहिकाएँ पाई जाती हैं, फॉलन पेरेनकाइमा जिसको बोलते हैं कास्ट मृदुतक, और एक लास्ट वाला कौन था भैया, मैं भी भूल गया हूँ, उसका नाम देख लेते हैं, कास्ट रेसे जिसे बोलते हैं जाइलम फाइबर, ये पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे आपसे पूछा गया है कि पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। फ्लोएम काम ये करता है कि जब भोजन पूरा तैयार हो जाता है, सबको थाली लगा के बांट देना। मैंने आपको पिछले चैप्टर में जब पढ़ाया बताया है कि हम लोग फ्लोएम और जाइलम के काम को बड़े सरल तरीके से याद रखते हैं। जाइलम जड़ों में जो पूरा काम हो रहा होता है, जड़ों में जो तैयार होगा उसको सब पार्ट्स में लेके जाएगा, और फ्लोएम जब खाना बन जाएगा पार्ट्स में तो उसको अनदर पार्ट्स में डिलीवर करेगा। तो फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों को पूरे के पूरे पौधे में वितरित करता है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि पूरे पेड़ में जड़ों को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है? भाई, पूरे पेड़ को अगर ज़रूरत पड़ रही है तो जो फ्लोएम है वो उस पत्तियों में खाना बन रहा होता है, क्योंकि हरे रंग की वही है ज़्यादा तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पत्तियां ही हैं। तो मैक्सिमम भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में, कुछ तनों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो क्लोरोफॉर्म ज़्यादा किसमें है? पत्तियों में। पत्तियों में भोजन तैयार हुआ, और भोजन को क्या करना है कि जड़ों को भी देना है, तनों को भी देना है, छाल को भी देना है, फलों को भी देना है, हर किसी को धीरे धीरे पहुँचाना है। तो वो काम करेगा फ्लोएम। और जड़ों से लेकर के जल या कार्बनिक पदार्थ, मिनरल्स जो भी हैं वो पत्तियों तक ले जाना और बाकी के पूरे पेड़ में ले जाना किसका काम है? ये है जाइलम का। तो जाइलम एंड फ्लोएम का मतलब समझ गए? एक नीचे से ऊपर जाएगा, एक ऊपर से नीचे, पेड़ ही ऊपर नीचे होता रहेगा। अगला देखो नंबर पूछ रहा है कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों के परिवहन का सर्वमान्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मंच ने किया था 1930 में। मंच ने किया 1930 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। मंच ने किया है 1930 में, कार्बनिक भोज्य पदार्थों के परिवहन का सर्वमान्य सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दर्शाने हैं तो केवल रासायनिक समीकरण। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 6 मॉलिक्यूल CO2 को 12 मॉलिक्यूल H2O के साथ लेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कराएंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यहीं लिखा होगा हरित लवक की उपस्थिति में। ठीक है, पर्णहरिम भी बोल देते हैं। इनकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में जब हम ये प्रक्रिया करती है तो मेरे भाई क्या बनता है? यहाँ से ग्लूकोज बन जाता है, जल बन जाता है और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। यही जल है जो वाष्पोत्सर्जन में बाद में काम आता है। तो वाष्पोत्सर्जन किस जल का होता है? पेड़ से जो ये एक्स्ट्रा वाला जल बच जाता है, निकलता है, रिलीज होता है। ठीक है, अगली प्रक्रिया है कि वाष्पन किसे कहते हैं? जब मेरे भाई जल गर्म होगा, और जब जल को गर्म करो धुआं दिखने लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये उड़ रहा है, भाप बन जाता है। तो जब जल गर्म होकर के उड़ने लगता है, वाष्प के रूप में ऊपर की ओर जाने लगता है, तो हम बोलते हैं कि यह प्रक्रिया क्या है? वाष्पन है। तो पृथ्वी में जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर जब उड़ने लगता है या उड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि अब यह प्रक्रिया वाष्पन प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके उत्सर्जी अंग होते हैं त्वचा, वृक्क, यकृत, फेफड़े और आंत। ये सारे के सारे कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग हैं, याद रखिएगा, उत्सर्जी अंग। ठीक है,
तो मेरे भाई मुझे समझ में आया, जहाँ तक कि आपको सारा का सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार क्लास को और देखना, पूरा याद हो जाएगा, बस पेपर में लिखना है। बहुत ज़्यादा वहाँ ज्ञानी बनने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ पास होना है, तो मतलब भर है, ठीक है, पढ़ लो। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। मेरी तबीयत थोड़ी इस समय सही नहीं चल रही है, तो भी एक क्लास शायद बीच में भी 1-2 दिन गैप हो गया है। लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है अभी, पर चलो कोई नहीं, अब देखेंगे क्लास जितनी हो जाती हैं। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।